नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2026 सीरीज डीटीएफ सेंट लुइस, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। 2018 में सेंट लुइस के जाने माने मौसम वैज्ञानिक क्लार्क फॉरेस्ट अपनी अजीब साइकिल पर काम के लिए घर से निकलते हैं। उसी समय अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फ्लॉयड स्मिरनिच अपने सौतेले बेटे रिचर्ड से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह ग्रुप थेरेपी सेशन के दौरान बार बार अपनी तैयार स्पीच को बीच में ही रोक देता और अपने निकले हुए पेट की शिकायत करता। बाद में क्लार्क एक खराब मौसम के ब्रॉडकास्ट के दौरान फ्लॉयड के साथ उनके साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर काम करता। फ्लॉयड क्लार्क को एक उड़ते हुए स्टॉप साइन से बचाता। बाद में जब क्लार्क उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता तो वे एक सुविधा स्टोर में दोस्त बन जाते हैं। फ्लॉयड बताता है कि पेरोनी बीमारी की वजह से उसका लिंग मुड़ा हुआ। साथ में वर्कआउट शुरू करने के 2 हफ्ते बाद उनकी दोस्ती तेजी से बढ़ती। वे साथ में वर्कआउट करना शुरू करते हैं और फ्लॉयड की कॉर्नहोल पार्टी के दौरान उनके परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। 6 हफ्ते बाद पार्टी क्लार्क के घर पर होती और फ्लॉयड एक कॉर्नहोल बोर्ड लाता, यह बताते हुए कि पिछली बार जब क्लार्क और फ्लॉयड की पत्नी कैरल ने यह गेम खेला था तो उन्होंने ज्यादा नहीं खेला था। इस पार्टी के दौरान फ्लॉयड क्लार्क को झूले हटाते हुए देखता और कहता है कि यह उसकी बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन असल में वह अपनी महिला पड़ोसी को योग करते हुए बेहतर तरीके से देखने के लिए झूले हटा रहा। फ्लॉयड उसे झूले हटाने में मदद करता और बाद में वे झूलों पर एक साथ बैठते हैं जब क्लार्क उसे डीटीएफ सेंट लुइस नाम के एक ऐप के बारे में बताता। यह एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल शादीशुदा लोग अपनी शादी को मजेदार बनाने के लिए करते हैं, जहां वे बिना किसी कमिटमेंट के सेक्स के लिए चुपके से दूसरे शादीशुदा लोगों से मिलते हैं। क्लार्क ऐप का बहुत ज्यादा प्रचार करता, जिससे फ्लॉयड को दिलचस्पी होती और वह अपनी शादी की परेशानियों के बारे में खुलकर बताता। फ्लॉयड की पत्नी कैरल एक अंपायर के तौर पर काम करती। उसे गेम्स के दौरान पहनी जाने वाली चौड़ी पैडेड यूनिफॉर्म पसंद नहीं। इस बीच कैरोल क्लार्क की पत्नी एमी से फ्लॉयड के कॉमिक बुक्स के प्रति जुनून और वह कितना बोरिंग है कि वह मुश्किल से कहानी समझ पाता, इस बारे में शिकायत करती। इसी तरह क्लार्क की सेक्स लाइफ भी उथल पुथल भरी। उसकी पत्नी चैरिटी के लिए देर रात तक काम करती, जबकि वह काम के लिए जल्दी उठता। क्लार्क फ्लॉयड से बाद में एक स्टीक हाउस में मिलने के लिए कहता है ताकि वे साथ में ऐप एक्सप्लोर कर सकें। फ्लॉयड पहले तो मना कर देता, लेकिन कैरोल और रिचर्ड के साथ एक बोरिंग शाम बिताने के बाद वह अपना मन बदल लेता है और क्लार्क को कॉल करता। जब वे अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं तो क्लार्क ऐप पर एक हाफ ट्रूथ प्रोफाइल सेट करने में उसकी मदद करता। ऐप सेटअप होने के बाद फ्लॉयड को बस किसी के अपनी प्रोफाइल लाइक करने और डीटीएफ मीटिंग अरेंज करने का इंतजार करना था। 8 हफ्ते बाद फ्लॉयड की मौत हो गई। उसकी बॉडी एक सुनसान इलाके में मिली। उसके साथ ब्लडी मैरी का एक कैन और एक नांगा इंडियाना जोन्स की तस्वीर मिली, जिस पर उसका चेहरा खरोंचा हुआ था। सेंट लुइस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव होमर और लोकल सबर्बन पुलिस फोर्स के प्लम जांच करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। शुरू में वे अधिकार क्षेत्र और आइडिया को लेकर टकराते हैं, लेकिन आखिर में साथ काम करना शुरू कर देते हैं। होमर को शुरू में लगता है कि केस सिंपल। फ्लॉयड घर से दूर एक सुनसान जगह पर पोर्न मैगजीन पढ़ने गया था और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। प्लम को शक है कि केस में कुछ और भी, इसलिए वह अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जारी रखती। वह इलाके के बिजनेस के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखती। उसे पता चलता है कि एक अजीब साइकिल उस इलाके से गुजरती हुई देखी गई थी और उसी खाली पुल हाउस में पार्क की गई थी जहां फ्लॉयड की मौत की रात फ्लॉयड मिला था। प्लम इन बातों को होमर के पास ले जाती और वह उसे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की इजाजत देता। जब होमर फ्लॉयड की बातचीत की जांच कर रहा होता तो प्लम देखता है कि इलाके में झुकी हुई साइकिलों की बिक्री बढ़ गई। उसे पता चलता है कि हाल के सालों में लोकल साइकिल की दुकान से ऐसी सिर्फ 2 साइकिलें बिकी हैं और दोनों क्लार्क को बेची गई थीं। होमर क्लार्क को पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाता है और फिर उसके फोन के लिए ऑफिशियल सर्च वारंट देता। क्लार्क जोर देकर कहता है कि फ्लॉयड की मौत वाले दिन वह पूल हाउस में नहीं था। घर जाते समय क्लार्क फ्लॉयड के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचता। क्लार्क चौंक जाता है जब फ्लॉयड अपने दोस्त से साइन लैंग्वेज में बात करता। उसके फोन रिकॉर्ड की जांच करने के बाद होमर को कैरल और क्लार्क के बीच 3 महीने का अफेयर पता चलता। कैरोल इसे रोकना चाहती थी और अपने पति के पास लौटना चाहती थी, लेकिन क्लार्क उसे जाने देने को तैयार नहीं था। अफेयर, मुड़ी हुई साइकिल की बिक्री, सीसीटीवी फुटेज
और ऑटोप्सी के नतीजों से पता चलता है कि फ्लॉयड की मौत जहर से हुई थी। इन सब ने होमर को क्लार्क को उसके एक मौसम ब्रॉडकास्ट के दौरान गिरफ्तार करने के लिए काफी सबूत दे दिए। उसकी गिरफ्तारी की न्यूज रिपोर्ट में उसके जुर्म को जुनून का जुर्म बताया गया था। होमर ने स्टेशन पर क्लार्क से बात की और उसने बताया कि यह सब फ्लॉयड के घर पर एक कॉर्नहोल पार्टी के दौरान शुरू हुआ था। पहले की एएसएल बातचीत में फ्लॉयड ने क्लार्क को इशारा किया था, मुझे पता है कि तुम मेरी पत्नी के साथ सो रहे हो। होमर अभी क्लार्क से पूछ रहा है कि फ्लॉयड की पत्नी के साथ उसका अफेयर कैसे शुरू हुआ। एक कॉर्नहोल पार्टी में वे जाम्बा जूस स्टोर के लिए अपने प्यार की वजह से एक दूसरे के करीब आए। क्लार्क ने कैरल से झूठ बोला, कहा कि लोकल टीवी स्टेशन पर मौसम की खबरें पढ़ने के अलावा वह कनाडा के तट पर एक डीप सी डेमोलिशन कंपनी का मालिक। कैरल काफी इंप्रेस हुई। इस बीच फ्लॉयड एमी को अपनी डांस क्लास के बारे में बता रहा था। शुरू में यह क्लास रिचर्ड के लिए थी, लेकिन वह कभी जाना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद क्लार्क फ्लॉयड की डांस क्लास में गया। फ्लॉयड उसे बताने लगा कि उसे पेरोनी बीमारी कैसे हुई, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले ही किसी ने बीच में टोक दिया। बाद में फ्लॉयड की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उसे स्टूडियो में छोड़ दिया और कैरोल से उसे लेने के लिए कहा। यह दूसरी बार था जब कैरोल और क्लार्क मिले थे। कैरोल थोड़ी फ्लर्ट कर रही थी। अगली सुबह कैरोल ने बस लेने का ऑफर दिया और फ्लॉयड अकेली चालू कार ले सकता था। फ्लॉयड को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने बार बार उसे यकीन दिलाया कि वह उससे बहुत प्यार करता। उस सुबह कैरोल जाम्बा जूस स्टोर गई और ऐसा दिखाया कि क्लार्क से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। उन्होंने एक ही जूस फ्लेवर चुनने का मजाक किया और कैरोल के अंपायर के तौर पर काम पर भी बात की। बेसबॉल को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्लार्क ने कैरोल को कुछ मैचों में ले जाने का ऑफर दिया। यह आसान था क्योंकि टीवी चैनल को ग्रुप टिकट मिलते थे। इस बीच उसकी पत्नी का फोन आया तो उसने झूठ बोला कि उसकी कंपनी से कोई काम की सलाह के लिए फोन कर रहा। जब वे मैच देखने गए तो कैरोल ने उसकी बियर की बोतल अपनी टांगों के बीच रखी और उसे ले जाने के लिए कहा। बाद में वे एक होटल के कमरे में गए और करीब आ गए। धीरे धीरे वे अपनी सीक्रेट सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कभी क्वालिटी गार्डन होटल में मिलने लगे। होमर के पूछने पर क्लार्क ने माना कि उसे कैरोल का उसके चेहरे पर बैठना पसंद। बाद में होमर ने प्लम से कहा कि जब वह क्लार्क से बात करे तो वह कैरोल का इंटरव्यू ले। प्लम ने असाइनमेंट बदलने की कोशिश की, लेकिन होमर ने मना कर दिया और जोर देकर कहा कि वह लीड डिटेक्टिव। उसके लिए यह साफ था कि क्लार्क ने जलन की वजह से फ्लॉयड को मारा था। प्लम कैरोल के घर गया और उससे अफेयर के बारे में कुछ सवाल पूछे। कैरोल ने दावा किया कि क्लार्क ने शुरू में डेमोलिशन कंपनी के बारे में झूठ बोला था क्योंकि वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने जाम्बा जूस मीटिंग और उसके बाद की घटनाओं के बारे में बताया। इंटरव्यू काफी अजीब हो गया क्योंकि कैरोल ने बार बार प्लम से जोर से बोलने के लिए कहा। जब पूछा गया कि क्या वह फ्लॉयड को छोड़ने वाली है तो कैरोल ने मना कर दिया। उसने बताया कि उसने क्लार्क के साथ सब खत्म कर दिया था क्योंकि वह अब भी अपने पति से प्यार करती थी। प्लम ने उसे वारंट दिखाया और साफ किया कि वे अगले कुछ हफ्तों तक उसका मेल चेक करेंगे। कैरोल शुरू में गुस्से में थी, लेकिन उसने जल्दी से माफी मांगी और प्लम को दिखाया कि वे अपना मेल कहां रखते हैं। वहां प्लम ने फ्लॉयड के सामान का एक बॉक्स देखा और उसे जब्त कर लिया। स्टेशन पर क्लार्क ने उस रात के बारे में सोचा जब वे एक कॉन्सर्ट में गए थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कैरोल अब भी फ्लॉयड से प्यार करती। वह प्यार से उसे परफॉर्म करते हुए देख रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। क्लार्क ने माना कि उसके बाद वह फ्लॉयड के और भी करीब आ गया। होमर ने सवाल किया कि क्या वह फ्लॉयड का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे रास्ते से हटा सके। तभी फॉरेंसिक टीम आ गई और होमर को बताया कि उन्हें फ्लॉयड के फोन पर एक सेक्स ऐप मिला। पता चला कि वह आदमियों के साथ मीटिंग सेट कर रहा था। होमर ने मॉडर्न लव नाम के एक आदमी का इंटरव्यू लिया जिससे वह ऐप पर मिला था। पुलिस को जल्द ही पता चला कि वह आदमी फ्लॉयड की हत्या वाली रात टाइगर नाम के किसी व्यक्ति से मिला था। टाइगर असल में क्लार्क। अब होमर क्लार्क को यह मानने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि उसने नकली अकाउंट बनाया था और उस रात फ्लॉयड से मिलने गया था। होमर ने क्लार्क पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उसने फ्लॉयड को पूल में फुसलाकर मारने के लिए एक नकली अकाउंट का इस्तेमाल किया। क्लार्क को वह दिन याद आया जब उसने फ्लॉयड को ऐप के बारे में बताया था। उसने टाइगर नाम का अकाउंट सिर्फ फ्लॉयड का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बनाया था। लेकिन क्लार्क की किस्मत खराब थी क्योंकि पुलिस को पता चला कि मर्डर वाली जगह पर ड्रिंक में एम्फेजिन ड्रग मिला हुआ था, वही ड्रग जो क्लार्क को मर्डर से 6 दिन पहले दी गई थी। होमर के हिसाब से
ये एक सोची समझी हत्या थी जिसकी सजा मौत। इस बीच प्लम उस बॉक्स को चेक करती है जो वह फ्लॉयड के घर से लाई थी। उसे पता चलता है कि मर्डर सीन पर मिली न्यूड फोटो पोर्न नहीं बल्कि यंग फ्लॉयड की फोटो थी। वह जाम्बा जूस स्टोर जाती है और कैरल के बारे में पूछती। वहां के लोग उसे बताते हैं कि कैरल को हमेशा वाटरमेलन ब्रीज पसंद था और क्लार्क से मिलने वाले एक दिन को छोड़कर वह हमेशा इसे ऑर्डर करती थी। बाद में होमर प्लम को बताता है कि केस बंद हो गया है और वे क्लार्क पर चार्ज लगा रहे हैं। प्लम शांति से होमर को सब कुछ समझाता। उसे यकीन है कि कैरल ने झूठ बोला था और क्लार्क को फंसाने के लिए शुरू से ही उसे टारगेट किया था। इस बीच क्लार्क की पत्नी एमी को न्यूज से उसके अफेयर के बारे में पता चलता। वह जेल से क्लार्क के कॉल्स को इग्नोर करती। क्लार्क वॉइसमेल पर कहता है कि वह बेगुनाह है और अपने अफेयर के लिए माफी मांगता। जिस दिन क्लार्क और कैरल मिले थे, पहल कैरल ने ही की थी। उसने प्लम को जो बताया था वह सच के बिल्कुल उलट था। उसने क्लार्क का घंटों इंतजार किया था और जानबूझकर वही ड्रिंक ऑर्डर की थी जो उसे पसंद थी। यह सब उसने क्लार्क का दिल जीतने की कोशिश में किया था। फिलहाल प्लम होमर के साथ अपनी जांच पर चर्चा कर रही है। हालांकि होमर को लगता है कि उनकी पहली मुलाकात की बातें ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अब तक जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि फ्लॉयड का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं था, जिसका मतलब है कि कैरल के पास हत्या करने का कोई मकसद नहीं था। प्लम के जोर देने पर होमर उसे क्लार्क से होने वाली अगली पूछताछ के दौरान वहां मौजूद रहने की इजाजत दे देता। होमर को पूरा यकीन है कि जिस रात फ्लॉयड की मौत हुई थी उस रात क्लार्क पुल हाउस में ही था। उसकी पूछताछ का मकसद क्लार्क से यह पता लगाना है कि पुल हाउस में असल में हुआ क्या था। जब क्लार्क और कैरल क्वालिटी गार्डन होटल में साथ समय बिता रहे थे तो क्लार्क ने कैरल को बताया कि उसे किसी और के कंट्रोल में रहना अच्छा लगता। उन्होंने कई तरह के रोल प्लेइंग गेम्स खेलना शुरू कर दिया जिनमें क्लार्क खुद को एक कमजोर स्थिति में रखता था और कैरल को खुद पर हावी होने देता था। पूछताछ के दौरान जब प्लम ने इन गेम्स के बारे में पूछा तो क्लार्क ने मान लिया कि जब कैरल उसे कंट्रोल करती थी तो उसे अच्छा लगता था। जैसे जैसे क्लार्क अपनी कामुक इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करने लगा और कैरल उन्हें पूरा करने लगी, वैसे वैसे कैरल भी अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने लगी। वह उसे बताती है कि फ्लॉयड अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देता है, जो एक ज्योतिषी है और सालों से टैक्स के कर्ज और बीमारी से जूझ रही है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि वह क्लार्क के साथ बिताए पलों को संजो कर रखती, लेकिन इन ढेरों चिंताओं के बोझ की वजह से उसके लिए इन सब से पूरी तरह से दूर हो पाना मुश्किल हो जाता। पूछताछ वाले कमरे में प्लम्ब उस चाबी के बारे में पूछता है जो उसे फ्लॉयड के सामान के बीच मिली थी। क्लार्क पूरी जोर देकर कहता है कि वह उस चाबी को नहीं पहचानता। डिनर डेट के दौरान कैरल ने अपनी चिंताओं के बारे में ज्यादा खुलकर बात की थी। उसने फ्लॉयड के बढ़ते वजन और उन दवाइयों का जिक्र किया जो वह ले रहा था, जिनका उसके दिल पर बुरा असर पड़ रहा था। उसे हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी। उसने इस बात पर जोर दिया कि फ्लॉयड की सेहत खराब थी और उसने अपनी यह राय जाहिर की कि अगर उसके पास लाइफ इंश्योरेंस होता तो उसे कहीं कम घबराहट होती। दुर्भाग्य से अपनी माली हालत के कारण वह बीमा की किश्तें नहीं भर पा रहा था। पूछताछ में प्लम्ब DTF सेंट लुइस और फ्लॉयड द्वारा इसका इस्तेमाल मर्दों से मिलने के लिए किए जाने के बारे में पूछती। एक मौसम समाचार के दौरान क्लार्क लू के बारे में रिपोर्ट करता। साइन करते समय फ्लॉयड अचानक गिर जाता। बाद में फ्लॉयड को ऐप पर मॉडर्न लव नाम के किसी व्यक्ति का मैसेज मिला। प्रोफाइल पिक्चर की वजह से उसने उसे औरत समझ लिया और उन्होंने मिलने का समय तय किया। जब मिलने का वक्त आया तो फ्लॉयड हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने रुकने का फैसला किया। उन्होंने नाश्ता किया और फ्लॉयड ने कैरल और रिचर्ड के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बात की। क्रिस्टोफर ने भी किशोरावस्था से ही अपनी कामुकता के कारण झेले गए तिरस्कार के बारे में चर्चा की। एक होटल में कैरल एक डिब्बा खोलती, क्लार्क को देखती है और उसे सक्रिय करने का नाटक करती। वह उठकर बैठता, उसका अभिवादन करता है और खुद को के 1-2 TX के रूप में पेश करता। वह एक रोबोट की तरह उठता है और कमरे में चला जाता। कैरल उसे सेक्स रोबोट कहती। क्लार्क एक खराब रोबोट की नकल करता। कैरल उसके सिस्टम को रिब्यूट करती और वे शारीरिक रूप से करीब आते हैं। डेट के बाद जब क्रिस्टोफर ने फ्लॉयड से किस करने के लिए कहा तो वह मान गया। बाद में वर्कआउट के दौरान उसने क्लार्क को समझाया कि वह सिर्फ इसलिए माना था क्योंकि वह क्रिस्टोफर को यह महसूस नहीं करवाना चाहता था
कि उसे ठुकरा दिया गया। पूछताछ वाले कमरे में क्लार्क इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता। जहां होमर पार्किंग में हुए किस पर ही अटका रहता, वहीं क्लार्क समझाता है कि फ्लॉयड ने उसे सिर्फ इसलिए किस किया था क्योंकि वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। फ्लॉयड इतना दयालु था कि उसने क्रिस्टोफर की बात मान ली ताकि उसे अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर अजीब या असहज महसूस न हो। एक दिन स्कूल के बाद फ्लॉयड रिचर्ड को पार्क ले जाता है और उसे एक ऐसी तरकीब दिखाता है जिसे वह बचपन से करता आ रहा। रिचर्ड इससे बहुत प्रभावित होता और फ्लॉयड इस मौके का फायदा उठाकर उसे दुनिया के बारे में कुछ बातें समझाता। वह उसे सिखाता है कि भले ही दुनिया उसे एक अलग नजरिए से देखती हो, फिर भी वह धीरे धीरे खुद को उसके हिसाब से ढालना शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से की जा सकती, जैसे कि दूसरों को बस हेलो कहना। अपनी उम्र के दूसरे लड़कों के उलट, जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद, रिचर्ड को साइंस फिक्शन वाले शिकारी पक्षियों की तस्वीरें बनाना ज्यादा पसंद। हालांकि इस वजह से उसे स्कूल के दूसरे बच्चों से अलग थलग महसूस होता, लेकिन फ्लॉयड उसे भरोसा दिलाता है कि सबसे अलग होना कोई बुरी बात नहीं, और अगर वह हर दिन थोड़ी सी कोशिश करे तो एक दिन उसे भी क्लार्क जैसा कोई अच्छा दोस्त जरूर मिल जाएगा। फ्लॉयड उसे बताता है कि उसकी शादी एक ज्योतिषी से हुई थी, लेकिन वे अलग हो गए क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे। फिर उसकी मुलाकात कैरल से हुई और रिचर्ड उसके लिए एकदम सही था। रिचर्ड मजाक में कहता है कि उस ज्योतिषी को तो पहले से ही पता होना चाहिए था कि उनकी शादी टूट जाएगी, और वे दोनों मिलकर हंसते हैं। वह रिचर्ड के रोज के कामों की एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाता और जैसे जैसे काम पूरे होते जाते हैं उन्हें टिक करता जाता। पूछताछ के दौरान क्लार्क मानता है कि फ्लॉयड बहुत अच्छा इंसान था और वह उससे प्यार करता था। जब होमर उससे इस बात को और साफ करने को कहता तो क्लार्क समझाता है कि वह उससे वैसे ही प्यार करता था जैसे कोई ठंड के दिनों में धूप से या प्यास लगने पर पानी से प्यार करता। क्लार्क दावा करता है कि वह फ्लॉयड से कैरल से भी ज्यादा प्यार करता था। जब प्लम्ब एक बार फिर चाबी के बारे में पूछता तो क्लार्क आगे कुछ भी बोलने से मना कर देता है और एक वकील की मांग करता। कैरल और क्लार्क कभी कभी अपनी डेट्स पर साथ में साइकिल चलाने जाते थे। ऐसी ही एक राइड के दौरान कैरल फ्लॉयड की पेरोनी बीमारी और उसके निजी रिश्तों पर पड़ रहे असर के बारे में बात करती। वह चाहती है कि फ्लॉयड की जिंदगी बेहतर हो, लेकिन फ्लॉयड जो दवाएं ले रहा था वे ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रही थी। वह एक बार फिर कर्ज और टैक्स का जिक्र करती और जोर देकर कहती है कि अगर फ्लॉयड के पास लाइफ इंश्योरेंस होता तो सब कुछ बहुत बेहतर होता, और इसी बात पर वह महंगे प्रीमियम का भी जिक्र करती। इस बार क्लार्क फ्लॉयड की मुश्किल में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता। कैरल कहती है कि अगर फ्लॉयड को पता चल गया कि क्लार्क उनके बिल चुकाने में मदद कर रहा है और उसे इस बारे में पूरी जानकारी, तो इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचेगी। इसलिए वह जोर देकर कहती है कि क्लार्क इस मदद के लिए जो भी खास कदम उठाएगा उनके बारे में वह कुछ भी जानना नहीं चाहती। इस समय रिचर्ड को इस बात की चिंता है कि फ्लॉयड के बिना कैरल को एक बार फिर पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा। कैरल उसे भरोसा दिलाती है कि वे ठीक रहेंगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा और भलाई पक्की करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार। कैरल और फ्लॉयड अपनी आर्थिक मुश्किलों पर बात कर रहे थे। घर के लिए अच्छे बर्तन और रिचर्ड के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने के इरादे से कैरल अंपायर के तौर पर अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए तैयार होने लगी। जब वह जाने लगी तो उसने फ्लॉयड से कहा कि पैसे बचाने के लिए बागवानी की सेवा रद्द कर दे। कुछ दिनों बाद रिचर्ड ने सुपरमार्केट में दूध की कई बोतलें तोड़ दी, जिसका बिल कैरल को चुकाना पड़ा। कैरल अपनी अंपायरिंग की नौकरी से और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे अपनी पेमेंट लेने के लिए एक छोटे लड़के से निपटना पड़ रहा था। जब वह घर लौटी तो फ्लॉयड ने उसकी परेशानियों पर कोई चिंता नहीं दिखाई। वह बस इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे घर में अंपायर की यूनिफॉर्म पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही फ्लॉयड वहां से गया, कैरल फूट फूट कर रो पड़ी। ठीक उसी समय माली वहां आ गए और उन्होंने उसे एक नया बिल थमा दिया, क्योंकि फ्लॉयड उस सर्विस को कैंसिल करना भूल गया था। इसके बाद क्लार्क और फ्लॉयड साइकिल से एक वाइनयार्ड की सैर पर निकल पड़े। वहां काफी ज्यादा वाइन पीने के बाद नशे में धुत फ्लॉयड ने खुलकर अपने स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों के बारे में बात की। क्लार्क ने कैरल के आइडिया को आगे बढ़ाया ताकि उनके बिलों का भुगतान हो सके। फ्लॉयड थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन क्लार्क ने उसे उनके मंत्र बी आउट द बी की याद दिलाई, जिसका मतलब था कि वे एक दूसरे में से सबसे अच्छा निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। रिचर्ड को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था,
जिसकी वजह से उसे अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने में मुश्किल होती थी। वह पब्लिक स्कूल में काफी संघर्ष कर रहा था, इसलिए क्लार्क मदद के लिए आगे आया और एक प्राइवेट स्कूल में रिचर्ड की ट्यूशन फीस का खर्च उठाया, जहां क्लास में बच्चों की संख्या कम होती थी। उसने टैक्स भरने में भी मदद की। यह सुनकर फ्लॉयड खुशी से इतना भर गया कि वह अपनी साइकिल से गिर गया। एक स्केटबोर्ड पार्क में फ्लॉयड ने रिचर्ड से कहा कि यह नया स्कूल उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा है और हो सकता है कि उसे वहां कोई ऐसा दूसरा स्टूडेंट भी मिल जाए जो उसी की तरह शिकारी पक्षियों की तस्वीरें बनाता हो। रिचर्ड ने कहा कि वह सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन पिता है। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए क्लार्क ने फ्लॉयड को बताया कि उसके टैक्स और रिचर्ड की ट्यूशन फीस जमा कर दी गई है। स्टूडियो वापस आकर क्लार्क ने फ्लॉयड के सैंडविच में से बेकन का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे गाना गाने के लिए कहकर उसके जीवन बीमा के मेडिकल टेस्ट की तैयारी करवाने लगा। क्वालिटी गार्डन होटल में कैरल ने क्लार्क के साथ एक किस्सा शेयर किया। जब फ्लॉयड का प्राइवेट पार्ट अभी भी नॉर्मल था, तब वह एक न्यूड प्लेगर्ल मॉडल के तौर पर काम किया करता था। जब फ्लॉयड ने अपने मेडिकल टेस्ट पास कर लिए, तो क्लार्क ने अपनी पत्नी को बताए बिना एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। कहानी की मौजूदा टाइमलाइन में प्लम ने होमर को बताया कि उसने चाबी की पहचान होने से पहले ही क्लार्क पर फ्लॉयड की हत्या का आरोप लगाया था। उसने जोर देकर कहा कि उन्हें क्रिस्टोफर से फिर से पूछताछ करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि क्या फ्लॉयड सचमुच इतना अच्छा इंसान था, ऐसा इंसान जिसकी सेक्सुअलिटी से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कि उसे किस करने में कोई झिझक ना हो। प्लम और होमर ने क्रिस्टोफर से उस किस के बारे में और DTF ऐप के काम करने के तरीके के बारे में पूछा। उसने समझाया कि जहां कुछ लोग तुरंत सेक्स करते हैं, वहीं कुछ लोग पहले नाश्ते पर मिलते हैं ताकि यह देख सकें कि उनकी आपस में बनती है या नहीं। जब वह और फ्लॉयड नाश्ते के लिए मिले तो फ्लॉयड का बर्ताव बिल्कुल सामान्य और अच्छा था। हालांकि जब उन्होंने एक दूसरे को किस किया तो फ्लॉयड ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो गलत लगे। उसने बस क्रिस्टोफर के बाएं गाल को छुआ, जिससे यह इशारा मिला कि उसे खुद किस करने में खास दिलचस्पी नहीं थी। क्रिस्टोफर ने कहा कि लोग असल में पूरी तरह से सामान्य नहीं होते और उनके मन में हमेशा कुछ ऐसी यौन इच्छाएं दबी होती हैं जिनसे वे चाहकर भी बच नहीं सकते। उसने यह भी बताया कि कभी-कभी लोग ऐसी बातों को छिपाने के लिए खास तौर पर PO बॉक्स किराए पर लेते हैं। प्लम और होमर को एहसास हुआ कि जिस चाबी की बात हो रही थी वह असल में एक PO बॉक्स की चाबी थी। बॉक्स के अंदर उन्हें फ्लॉयड की इंश्योरेंस पॉलिसी मिली, जिसमें यह शर्त लिखी थी कि फ्लॉयड की मौत होने पर कैरल को $10 लाख मिलेंगे। इस बात ने कैरल को हत्या करने का एक बहुत बड़ा मकसद दे दिया। इसी बीच फ्लॉयड उस होटल में जाता है जहां कैरल और क्लार्क अक्सर मिला करते थे। वह जिद करके उनका कमरा देखता है और फिर अलमारी के अंदर छिप जाता है। वहां से वह अपनी ही आंखों से देखता है कि उसकी पत्नी और उसका दोस्त मिलकर एक तरह का यौन रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें वे एक पूल बॉय और उसके मालिक का किरदार निभा रहे होते हैं। प्लम और होमर कैरोल से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सवाल करते हैं। कैरोल उससे जोर से बोलने के लिए कहती है तो वह फिर से वही सवाल पूछता है। कैरोल कहती है कि उसे नहीं पता था कि फ्लॉयड के पास लाइफ इंश्योरेंस है, नहीं तो वह उसे रोक देती। वह कहती है कि अपने कर्ज और कम इनकम को देखते हुए वह इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे सकती थी। जब उससे उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उसने Y4 एक्ट का जिक्र किया, लेकिन सेशन के बाद जांच से पता चला कि कैरोल का एक छिपा हुआ क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इस बीच पुलिस स्टेशन में क्लार्क अपने वकील से बात करता है। वकील इस बात से हैरान है कि क्लार्क ने उसे पहले कॉल क्यों नहीं किया और डिटेक्टिव से बात करने के लिए राजी क्यों नहीं हुआ। क्लार्क ने इंश्योरेंस और कैरोल के साथ अपने अफेयर की डिटेल्स बताई, लेकिन वह कुछ और नहीं बताना चाहता था क्योंकि इससे फ्लॉयड को दुख होता, जिससे वह बहुत प्यार करता था। फ्लॉयड उनके अफेयर के बारे में जानता था और उनके लिए खुश था। वह इसका हिस्सा बनना और उनके सेशन देखना भी चाहता था। जब फ्लॉयड होटल मैनेजमेंट से बात करने गया तो वह असल में अपने दोस्त के लिए डिस्काउंट मांग रहा था। इस बीच प्लम ने कैरोल के कार्ड पर होटल रिफंड देख लिया है और अब वह जांच कर रहा है। जांच से एक बड़ा खुलासा होता है। फ्लॉयड, क्लार्क और कैरल असल में थ्रीसम में थे। उन्हें अक्सर होटल में एक साथ आते जाते देखा जाता था। एक बार उनके सेशन के दौरान फ्लॉयड, जो एक अलमारी के अंदर से देख रहा था, अचानक एक दिव्यांग, बहरा गूंगा अंधा लड़के को बचाने के लिए बाहर भागा जो स्विमिंग पूल में गिर गया था। होमर दूसरे रिकम्बेंट साइकिल के बारे में पूछने के लिए प्लम के घर जाता है। जब प्लम उसे थ्रीसम के बारे में बताता है तो होमर चौंक जाता है।
उसने सोचा था कि यह शहर के आम लोगों का मामला है और मामला साफ साफ होगा। उसे शक था कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके पति को पता चल गया। पत्नी इसे खत्म करना चाहती थी और प्रेमी ने गुस्से में उसके पति को मार डाला। होमर, जो शिकागो जैसे बड़े शहर में 20 साल तक पुलिस ऑफिसर रहा था, अब उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि छोटे मोहल्लों में रहने वाले लोग नॉर्मल होते हैं। केस में अगला सुराग दूसरा साइकिल है जो क्लार्क के गैरेज में नहीं मिला जैसा उन्होंने सोचा था। इसके अलावा फ्लॉयड का क्लार्क को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, तुम कैरल के साथ जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है, हमें बात करनी है। शुरू में इसे अफेयर को लेकर गुस्सा समझा गया, लेकिन असल में फ्लॉयड क्लार्क की सेक्स टेक्निक की बुराई कर रहा था। उस रात कार में बात करते हुए फ्लॉयड क्लार्क को अपनी इच्छाओं के बारे में बताता है। वह कहता है कि अपनी बीमारी के कारण वह कैरोल के साथ सेक्स नहीं कर पा रहा है और उसे वियाग्रा की जरूरत है। फ्लॉयड अपनी जिंदगी की एक घटना के बारे में भी बताता है जिसकी वजह से उसके पेनिस में टेढ़ापन आ गया। वह एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग इंटरव्यू के लिए जा रहा था जब उसने एक आदमी की जान बचाई और एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया। उसने कहा, असली हीरो वे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। इसी बीच उसका ध्यान भटक गया और एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों कलाइयां टूट गईं। फिर उसने छाता अपने पैरों के बीच पकड़कर खोलने की कोशिश की। तभी एक मोटरसाइकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी, जिससे छाता उड़ गया। हालांकि छाता चमत्कारिक रूप से अपने आप खुल गया और उसके हाथों में वापस आ गया। इंटरव्यू के लिए जाते समय उसने एक डेफ सेंटर की खिड़की से लोगों को साइन लैंग्वेज में बात करते देखा और उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। वह इंटरव्यू के लिए नहीं गया, जिससे कैरोल बहुत नाराज हो गई। जब क्लार्क ने फिर पूछा कि यह कर्व कैसे आया, तो फ्लॉयड ने कहा कि वह उसे बाद में बताएगा। फ्लॉयड ने बताया कि उसके और कैरोल के बीच लंबे समय से कुछ नहीं था, जिस पर क्लार्क ने यह भी माना कि उसने और एमी ने 10 महीनों से सेक्स नहीं किया था। फ्लॉयड की दवा आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसके दिल की हालत की वजह से वह इसे नहीं ले पाता। फ्लॉयड फिर क्लार्क से एम्फीजिन का इंतजाम करने के लिए कहता है। क्लार्क शुरू में हिचकिचाता है क्योंकि फ्लॉयड ने खुद कहा था कि अगर इसकी डोज ज्यादा हो गई तो यह जानलेवा हो सकती है, लेकिन फिर मान जाता है। दवा के साथ फ्लॉयड अब कैरल के साथ फिर से इंटीमेट होने के लिए तैयार है और कैरल बहुत खुश है। हालांकि फ्लॉयड चाहता है कि क्लार्क उन्हें वैसे ही देखे जैसे वह पहले देखता था। इस बारे में बात करते हुए फ्लॉयड कैरल को समझाता है कि वह एम्फीजिन लेने वाला है और ज्यादा लेने से उसकी मौत हो सकती है। इस बीच होमर और प्लम्ब दूसरी साइकिल ढूंढते हुए उस रिपेयर शॉप पर जाते हैं जहां फ्लॉयड ने उसे छोड़ा था। वहां उन्हें पता चलता है कि एक बहुत सख्त दिखने वाली औरत उसे ले गई थी। शक कैरोल पर जाता है और जब वारंट जारी होता है और उसके गैराज की तलाशी ली जाती है तो साइकिल वहीं मिलती है। अब पुलिस के पास बस एक ही सवाल है, क्या कैरोल ने अपने पति का मर्डर किया होगा? सच जानने के लिए उन्हें सीलबंद केस की फाइलें चाहिए, जो एक मुश्किल काम है। होमर का सुझाव है कि प्लम को अपनी नैतिकता की हदें पार करनी चाहिए और कैरोल का पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्लम कैरोल के नाम से पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई करता है ताकि जांच में उसकी असली पहचान सामने आ सके। फ्लॉयड रिचर्ड से कहता है कि वह और क्लार्क सबसे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वे एक दूसरे के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। वह रिचर्ड को भरोसा दिलाता है कि एक दिन उसे भी ठीक वैसी ही दोस्ती मिलेगी जैसी उनकी है। क्वालिटी गार्डन्स में फ्लॉयड और कैरल अपनी सेक्स लाइफ में फिर से जान डालने की कोशिश करते हैं और यह सब क्लार्क कोठरी के अंदर से देख रहा होता है। यह कोशिश वैसी नहीं रहती जैसा फ्लॉयड ने सोचा था। कैरल अचानक ही सब कुछ रोक देती है और कहती है कि फ्लॉयड की वजह से उसे बहुत अजीब और असहज महसूस हो रहा है। यह सुनकर फ्लॉयड पूरी तरह से टूट जाता है और इस भावनात्मक चोट का असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। यहां तक कि ऑफिस में भी कैरल की बातें उसे लगातार परेशान करती रहती हैं और वह अपने काम पर वैसे ध्यान नहीं लगा पाता जैसा वह पहले लगाया करता था। क्लार्क देखता है कि फ्लॉयड परेशान है और उसे एहसास होता है कि यह सब कैरल की वजह से है। उसे खुश करने के लिए वह DTF पर टाइगर नाम से एक नया अकाउंट बनाता है। वर्तमान में होमर और प्लम्ब अपनी जांच जारी रखते हैं। होमर प्लम्ब को एक तरफ ले जाता है और पूछता है कि क्या उसके विभाग में किसी ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। प्लम्ब बताती है कि एक आवेदन मिला है और उसने आवेदक के पिछले आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी मांगी है। वह अभी जवाब का इंतजार कर रही है। वे अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए हैं जो फ्लॉयड की मौत के दिन लेटी हुई साइकिल चला रहा था।
इस बीच क्लार्क अपने वकील से बात करता है और जोर देकर कहता है कि वह जासूसों को अब और कुछ नहीं बताएगा। उसका वकील उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी जो सवाल जवाब चल रहे हैं उनका मकसद यह पता लगाना है कि क्या कैरल के पास हत्या का कोई मकसद था। शुरू में तो वह चुप रहता है, लेकिन जब प्लम पूछता है क्या फ्लॉयड को कैरल के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में पता था, तो क्लार्क अपना मन बदल लेता है। क्लार्क को एक रविवार की पुरानी घटना याद आती है जब मौसम का हाल बताते समय उसे पैनिक अटैक आ गया था। प्रोड्यूसर ने वह सीन काट दिया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, सावधान, और कराटे के दांव पेच दिखा रहा था। उसके बाद अपनी बेटियों के बालों की छोटी बनाते समय भी वह पूरी तरह से होश में नहीं था। क्लार्क बताता है कि यह उसकी अपनी जिंदगी के प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया थी। उस दौरान उसने अपनी पत्नी को धोखा देने और किसी और के साथ संबंध बनाने का फैसला किया। उसका दावा है कि उसने पहले कभी पानी के अंदर सेक्स नहीं किया था। प्लम्ब मानती है कि उसने ऐसा किया था और उसे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्लार्क बताते हैं कि फ्लॉयड का मैसेज, जो कि सबसे मजबूत सबूत था, साफ तौर पर यह दिखाता था कि फ्लॉयड को उनके इस संबंध से मंजूरी नहीं थी। वह कहता है कि उसने इस थ्रपल के बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रिचर्ड को अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें पता चलें। उसी पल प्लम टाइगर अकाउंट का जिक्र करती है। कैरल की बातों ने फ्लॉयड का सारा आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसे खुद को बिल्कुल बेकार लगने लगा था, जैसे कि वह अपने आसपास मौजूद हर किसी के लिए अदृश्य हो गया हो। उसने अपना सकारात्मक नजरिया खो दिया था और उन शब्दों के गहरे असर से वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। हालात तब और भी बदतर हो गए जब उसने DTF ऐप पर अपनी असली फोटो अपलोड की, लेकिन फिर भी किसी ने उसे मैसेज नहीं किया। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरा धक्का लगा और उसके मन में अपने शरीर को लेकर जो हीन भावना थी वह और भी बढ़ गई। क्लार्क ने बताया कि उसने वह अकाउंट सिर्फ खुद को खुश करने के लिए बनाया था। उसे लगा कि चूंकि यह एक पुरुष का प्रोफाइल है, इसलिए फ्लॉयड कभी भी उससे मिलने की जिद नहीं करेगा। लेकिन चीजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। फ्लॉयड टाइगर के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया और उससे मिलना चाहता था। क्लार्क ने उसे याद दिलाया कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फ्लॉयड यह देखना चाहता था कि क्या उसे देखकर टाइगर का इरेक्शन होगा। भले ही उसे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किसी को सिर्फ उसे देखकर ही उत्तेजित होते देखना उसे वह आत्मविश्वास देगा जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। क्लार्क सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि टाइगर असल में है ही नहीं। वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि फ्लॉयड इस मुलाकात को काफी गंभीरता से ले रहा था। उसे लगा कि अगर कोई पुरुष उसमें दिलचस्पी दिखाता है तो शायद आखिरकार उसकी यौन रूप से अनदेखा महसूस करने की भावना दूर हो जाएगी। क्लार्क अब फंस चुका था। उसके पास टाइगर को हकीकत बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नतीजतन उसने एक विस्तृत योजना बनाई। वह किसी को पैसे देकर टाइगर होने का नाटक करवाएगा और उसे फ्लॉयड से मिलवाएगा। उसने इस रणनीति को डेनीज प्लान नाम दिया, जिसका नाम उसने शिकागो के एक रेस्टोरेंट के नाम पर रखा था। शिकागो की एक बिजनेस ट्रिप के दौरान क्लार्क ने 2 दिनों तक सिर्फ अपने होटल में ही खाना खाने का फैसला किया, क्योंकि आसपास का इलाका गे पुरुषों के जमावड़े के तौर पर जाना जाता था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो पैसे के बदले फ्लॉयड से मिलने को तैयार हो, खास तौर पर कोई ऐसा जो उसकी मौजूदगी में उत्तेजित होने का नाटक कर सके। क्लार्क ने एक वेटर को फ्लॉयड की फोटो दिखाई और कहा कि उसे कॉफी बहुत पसंद है। वेटर थोड़ा हैरान परेशान सा लगा। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो क्लार्क ने उसे फ्लॉयड को देखकर उत्तेजित होने के लिए $900 देने की पेशकश की। वेटर ने मना कर दिया। पास के एक बूथ में बैठा एक आदमी जिसने यह सारी बातचीत सुन ली थी आगे आया और उसने यह काम करने की पेशकश की। फिर क्लार्क ने उसे टाइगर से जुड़ी सारी बातें विस्तार से बताईं। उस आदमी ने अपना नाम बताने से मना कर दिया और क्लार्क को चेतावनी दी कि सेक्स के लिए किसी को पैसे देना गैर कानूनी है। क्लार्क ने साफ किया कि ये पैसे सिर्फ उत्तेजित होने के लिए थे और उसने उस आदमी को फ्लॉयड की फोटो दिखाई। वह आदमी शहर में एक दिन पहले ही आ गया और क्लार्क का पीछा करने लगा। वह आदमी क्लार्क और फ्लॉयड के पीछे पीछे एक पार्क तक गया। क्लार्क साइकिल चला रहा था, तभी अचानक फ्लॉयड के पैर में ऐंठन हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर कि वह आदमी उन्हें ही देख रहा है, क्लार्क उसके पास गया, लेकिन उस आदमी ने बस इतना कहा, मैं यह नहीं कर सकता। फ्लॉयड यह सब एक पेड़ के पीछे से देख रहा था।
इशारों की भाषा का इस्तेमाल करते हुए क्लार्क ने फ्लॉयड को संकेत दिया कि यह सचमुच टाइगर टाइगर ही है। क्लार्क ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस आदमी ने यह सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह फ्लॉयड से प्यार करता था और चाहता था कि फ्लॉयड को अपने बारे में अच्छा महसूस हो। यह जानकर फ्लॉयड बहुत दुखी हुआ कि उस आदमी ने उसे ठुकरा दिया था। अब वर्तमान में होमर और प्लम्ब इस बात को लेकर हैरान हैं कि फ्लॉयड पूल हाउस क्यों गया, जबकि उसे पता था कि मीटिंग रद्द हो चुकी है। होमर ने क्लार्क से टाइगर टाइगर के बारे में पूछा। क्लार्क को वह नाम याद नहीं आया, लेकिन उसे याद था कि उस आदमी ने रोलर रिंक में एक डीटीएफ मीटिंग का जिक्र किया था। रोलर रिंक में होमर ने क्रिस्टोफर को स्केटिंग करते देखा। इसी बीच प्लम्ब ने कैरल से ट्वाइला बाइसिकल शॉप से क्लार्क की साइकिल वापस लाने के बारे में पूछा। कैरल ने उससे जोर से बोलने को कहा। प्लम्ब ने चिल्लाकर जवाब दिया और जोर देकर कहा कि उसने उसकी बात सुनी थी। कैरल ने समझाया कि रिचर्ड अपनी नई स्कूल के पहले दिन उस साइकिल की सवारी करना चाहता था। फ्लॉयड की मौत 9 नवंबर को हुई थी। क्रिस्टोफर का कहना है कि 8 नवंबर को वह अपने स्केटिंग रिंग पर केविन, शिकागो के एक डीटीएफ व्यक्ति से मिला था। कैरल ने प्लम्ब को बताया कि 9 नवंबर की सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच वह रिचर्ड के ठीक बगल में सो रही थी क्योंकि वह बीमार था। जब प्लम्ब ने फ्लॉयड के शरीर में आए मोड़ के बारे में पूछा तो कैरल ने कहा कि उस दुर्घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आखिर में होमर ने बॉब को बताया कि कैरल और क्लार्क के बीच चल रहे अफेयर में फ्लॉयड की भी कोई भूमिका थी। होमर अब यह सुझाव देता है कि क्लार्क के खिलाफ मामला अब उतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। हालांकि बॉब उसे याद दिलाता है कि क्लार्क ही वह व्यक्ति था जिसने फ्लॉयड के लिए एम्फेटामिन दवा का इंतजाम किया था। होमर उसे कैरल के आपराधिक रिकॉर्ड और दूसरी साइकिल के बारे में बताता। इसी बीच प्लम्ब को सेंट लुइस काउंटी अंपायर एसोसिएशन से एक पत्र मिलता। इसके बाद प्लम्ब को ट्वाइला स्पेशल क्राइम्स से कैरल की बैकग्राउंड रिपोर्ट भी मिलती। बाद में होमर और प्लम्ब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनके पास कैरल और क्लार्क दोनों को बेकसूर साबित करने के लिए जरूरी सबूत मौजूद हैं। केविन उन्हें बताता है कि क्लार्क शिकागो में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो केविन क्लाइन पुल पर फ्लॉयड से मिल सके। उसे याद आया कि जब उसने मीटिंग से एक दिन पहले फ्लॉयड को देखा था तो उसे वह अच्छा नहीं लगा था। क्लार्क ने उसे बताया था कि फ्लॉयड काफी उदास था और वह उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। होमर ने पूछा कि क्या क्लार्क ने उससे फ्लॉयड को ब्लडी मैरी देने के लिए कहा था। केविन ने जवाब दिया, नहीं, क्लार्क बस फ्लॉयड को खुश करने के लिए उसे एक तोहफा देना चाहता था। अब सवाल यह उठता है, जब मीटिंग रद्द हो गई थी तो फ्लॉयड उस पुल पर गया ही क्यों? फ्लैशबैक में फ्लॉयड और क्लार्क पेंटबॉल खेलने का अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और बात करने के लिए बैठ जाते हैं। क्लार्क उससे उस कर्व के बारे में पूछता। फ्लॉयड पुरानी बातें याद करता है कि कैसे कैरल ने 1 साल तक उसे एक फाइनेंशियल एग्जाम की तैयारी में मदद की थी, एक ऐसा एग्जाम जो उसने असल में कभी नहीं दिया था। जब वह घर लौटा और उसने कैरल को बताया कि फाइनेंशियल परेशानियां उनकी जिंदगी का हमेशा का हिस्सा रहेंगी, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर रिचर्ड गुस्से में आ गया और उसने बेसबॉल बैट से फ्लॉयड के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर दिया। फ्लॉयड को रिचर्ड के लिए बुरा लगा क्योंकि उसी ने उसकी मां को रुलाया था। फिर क्लार्क ने फ्लॉयड से कहा कि पूल हाउस में उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है और उसे अपनी प्लेगर्ल मैगजीन साथ लाने को कहा। इस बीच कैरल रिचर्ड को साइकिल चलाना सिखा रही। रिचर्ड को लगता है कि अगर वह स्कूल साइकिल चलाएगा तो सब उसे बहुत बढ़िया समझेंगे। अगली सुबह कैरल उसे खुशी खुशी साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हुए देखती। फिर वह अपनी अंपायरिंग की कमाई से नाचती और गाती। कैरल बहुत सारी शॉपिंग करके घर लौटती। रिचर्ड भी बहुत खुश होकर घर लौटता है और कैरल उसे डायनासोर की बेडशीट देकर सरप्राइज देती। फ्लॉयड कैरल को बताता है कि वह गवर्नर की प्रेस मीट में जा रहा। उस रात रिचर्ड को दिमागी दौरा पड़ता है और वह कैरल से फ्लॉयड को न बताने के लिए कहता। वे बस से हॉस्पिटल जाते हैं जहां उसे डायजेपाम दिया जाता। क्वालिटी गार्डन्स में फ्लॉयड अपनी ब्लडी मैरी में एम्फेटामिन मिला था। कैरल डॉक्टर को बताती है कि रिचर्ड को पहले भी साइकोटिक एपिसोड हुए हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार उन्हें क्या हुआ। कैरल और रिचर्ड फिर बस से घर जाते हैं। जेल में अंपायर एसोसिएशन के कर्मचारी क्विस से पूछताछ की जाती। वह बताता है कि उसने 9 नवंबर को सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच पेपर देते समय कैरल के मेलबॉक्स में लेटर डाला था। क्विस को याद आता है कि कैरल, जिसे बेसबॉल के बारे में कुछ नहीं पता था,
जब खिलाड़ी आउट होते थे तो उनकी पीठ थपथपाती थी और उन्हें दिलासा देती थी। जब वह घर पहुंचा तो कैरोल कुर्सी पर सो रही थी। होमर उसे बताता है कि टाइमिंग बहुत जरूरी थी क्योंकि उसी समय फ्लॉयड की मौत हुई थी। प्लम होमर को बताता है कि कैरोल का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। गरीबी के कारण बचपन में उसने टॉयलेट पेपर चुराया था। क्लार्क के खिलाफ केस खत्म कर दिया जाता है और वह मान लेता है कि वह पूल हाउस तक साइकिल से गया था। फ्लॉयड कोई ड्रग पीता है और पुशअप्स करने लगता। क्लार्क आता है और फ्लॉयड की तारीफ करता। वह एक प्लेगर्ल मैगजीन देखता है और कहता है कि वह फ्लॉयड के साथ बहुत सेफ महसूस करता। वह उसे खुद से प्यार करना सीखने की सलाह देता। फ्लॉयड पूछता है, क्या तुम खुद से प्यार करते हो? क्लार्क मना कर देता है, कहता है कि उसे अपने पैर पसंद नहीं है। फ्लॉयड अपनी शर्ट उतारता है और क्लार्क के शरीर की तारीफ करता। वह मैगजीन की फोटो और अपने असली पैरों के बीच का फर्क दिखाता। फिर दोनों अपनी जांघिया में नाचने लगते हैं। डांस करते समय क्लार्क बताता है कि उसने झूला हिलाकर बगल वाली औरत को घूरा। रिचर्ड बाहर खिड़की से देखता। क्लार्क पुलिस को बताता है कि वह फ्लॉयड को उत्तेजित करना चाहता था। वह फ्लॉयड से पूछता है, अगर तुम्हारे डांस करते समय मेरा लिंग खड़ा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? फ्लॉयड जवाब देता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्लॉयड को डांस करते देखकर क्लार्क इमोशनली टूट जाता। फ्लॉयड उसे शांत करता। क्लार्क कहता है कि उसे ऐसी कोई फीलिंग नहीं है और वह माफी मांगता है, लेकिन फ्लॉयड उसे भरोसा दिलाता है कि वह वहां सुरक्षित। आखिर में सुबह 4:38 बजे सीसीटीवी फुटेज में क्लार्क अपनी साइकिल पर मौके से जाता हुआ दिखता। होमर और प्लम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि 2 साइकिल थीं। एक फ्लैशबैक में रिचर्ड फ्लॉयड का लैपटॉप चेक करता है, जहां उसे टाइगर यूजरनेम वाली एक डेटिंग प्रोफाइल मिलती। अभी होमर और प्लम स्केट पार्क में रिचर्ड से मिलते हैं। रिचर्ड बताता है कि वह फ्लॉयड से उसके अफेयर के बारे में बात करने के लिए पुल हाउस तक साइकिल से गया था। उसने फ्लॉयड और क्लार्क को अंडरवियर में डांस करते देखा और क्लार्क के जाने का इंतजार किया। रिचर्ड को लगा कि फ्लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने खिड़की पर दस्तक दी और स्पाइडरमैन जैसा इशारा किया। फ्लॉयड उसे देखते हुए पूरी ब्लडी मैरी पी जाता। फिर कैरल उसे बताती है कि इसका मतलब साइन लैंग्वेज में मुझे तुमसे प्यार है होता। होमर केस सुलझाने के लिए प्लम की तारीफ करता। इस बीच क्लार्क देखता है कि किसी ने उसका बिलबोर्ड तोड़ दिया। वह घर लौटता है तो वह खाली मिलता। उस रात फ्लॉयड कपड़े पहन रहा होता है जब वह रिचर्ड को देखता। रिचर्ड के जाते ही फ्लॉयड खिड़की पर मुझे तुमसे प्यार है लिखकर पूरा ड्रिंक गटक जाता। रिचर्ड के जाने के बाद फ्लॉयड की तबीयत बिगड़ जाती है और वह गुस्से में एक मैगजीन में अपनी फोटो खरोंच देता। आखिर में क्लार्क खाली घर में झूले पर अकेला बैठ जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।